सायरा की शादी अब्दुल से 5 साल पहले हुई थी। अब्दुल की उम्र उस समय 30 साल थी और सायरा की उम्र सिर्फ 20 साल। अब्दुल देखने में सीधा साधा सांवले रंग का था, पर एक अच्छी खासी जायदाद का मालिक भी था। यही वजह थी कि सायरा और उसकी माँ ने अब्दुल को पसंद किया था। शादी से पहले ही सायरा ने अब्दुल को अच्छी तरह देखभाल लिया था, जबकि सायरा के बाप और भाई इस शादी के खिलाफ थे। लेकिन सायरा और उसकी माँ की जिद के आगे उनकी एक ना चली और जल्द ही वे दोनों शादी के रिश्ते में बंध गए। सायरा जैसी बीवी पाकर अब्दुल की खुशी का ठिकाना न रहा। हो भी क्यों ना। जब सायरा हंसती थी तो उसके सफ़ेद दांत ऐसे लगते थे मानो मुंह से मोती बिखर रहे हों। लंबे काले और घने बालों ने तो उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा दिए थे। शादी को अभी 4 साल ही गुजरे थे कि उनके घर में 3 बच्चों की किलकारियाँ गूंज चुकी थीं। सायरा की माँ भी अपनी बेटी के साथ मुंबई रहने के लिए आ गई थी। अब्दुल की दुकान भी बढ़िया चल रही थी। घर में किसी भी बात की कोई कमी नहीं थी। अभी भी अब्दुल सायरा के साथ किराए के घर में रह रहा था, क्योंकि मुंबई में घर खरीदना इतना आसान नहीं था। पर अब्दुल की कमाई इतनी थी कि बच्चों की अच्छी परवरिश और अच्छा खान पान आसानी से हो रहा था। पर एक बात बड़ी अजीब थी। अब्दुल को देखकर कभी सायरा की दोस्त तो कभी सायरा के रिश्तेदार उसे यह तंज कसते रहते थे कि तुमने अब्दुल में क्या देखकर शादी की। कहाँ वह सांवला और बदसूरत, इतनी बड़ी उम्र का, और कहाँ तुम बिल्कुल हीरोइन सी खूबसूरत। शुरू शुरू में तो सायरा उन सब की बातों को नज़रअंदाज करती रही, लेकिन बार बार सबसे यही बातें सुन सुनकर उसके भी दिल में अब्दुल के लिए नफ़रत जब जागने लगी। अब वह अब्दुल से कटी कटी सी रहने लगी। एक दिन सायरा की माँ ने उसे मशवरा दिया कि अब्दुल अपने गांव की सारी ज़मीन बेच दे और यहाँ मुंबई में आकर अपना बड़ा फ्लैट खरीद ले। सायरा ने जैसे ही ये बात अब्दुल के सामने रखी, वह तुरंत तैयार हो गया और गांव जाकर अपने अब्बा और भाइयों से अपने हिस्से को बेचने की बात कही। अब्दुल के अब्बा और भाइयों ने उसे काफ़ी समझाया, पर उसने किसी की भी नहीं सुनी और अपनी बात पर अटल रहा। जल्द ही उसके अब्बा को उसके आगे झुकना पड़ा और अपना बाग, खेत और उसके हिस्से की दुकान बेचनी पड़ी। इस जल्दबाजी के सौदे में अब्दुल के भाई को काफ़ी नुकसान हुआ। अब्दुल ने वापस आकर मुंबई में 2 कमरों का फ्लैट खरीद लिया। कुछ महीनों तक तो सब कुछ सही चला, पर अब सायरा के दोस्तों की तादाद बढ़ चुकी थी। सायरा की माँ भी ब्यूटी पार्लर जाकर स्मार्ट बनकर रहने लगी। अब आए दिन घर पर कोई न कोई इन दोनों की दोस्त आती रहती थी और अब्दुल को देखकर उस पर तंज कसती रहती थी। अब तो खुद सायरा और उसकी माँ भी अब्दुल का मजाक उड़ाने में पीछे नहीं रहती थीं। अब्दुल इतना ज़्यादा बेवकूफ़ था कि उसने सायरा को तो पूरी आज़ादी दे रखी थी और खुद दिन रात काम में इतना बिजी रहता था कि उसे अपने हुलिये को सुधारने का ख्याल भी नहीं आता था। यही वजह थी कि सायरा धीरे धीरे उससे दूर होती जा रही थी। वह चाहती थी कि अब्दुल उसके नाम घर कर दे, पर अब्दुल तैयार ना हुआ। सायरा ने अब्दुल से बातचीत बंद कर दी। सायरा की माँ और उसकी दोस्तों ने सायरा को एक बाबा का पता बताया और कहा कि बाबा ऐसा ताबीज़ देंगे कि अब्दुल तुम्हारी उंगलियों पर नाचेगा। अगले दिन सायरा और उसकी माँ बाबा के पास पहुंच गईं और सारी बात बताई। बाबा उनकी बातों को सुनकर समझ चुका था कि ये लालची लोग हैं, इन्हें लूटा जाए। बाबा ने कहा, काम तो हो जाएगा, लेकिन इसमें 1 महीना लगेगा और तकरीबन 5 लाख रुपए का खर्चा आएगा। धीरे धीरे अब्दुल के दिमाग को काबू में करना पड़ेगा, जिससे वह तुम्हारी हर बात मान ले। इसमें 7 बकरों की कुर्बानी देनी पड़ेगी। कुछ ताबीज़ अब्दुल के तकिए के नीचे सावधानी से रखने होंगे, उसे पता ना चले। कुछ ताबीज़ तुम्हें पहनने होंगे जो जाफरान से बनाए जाएंगे। पहले 2 लाख रुपए एडवांस और 3 लाख रुपए 1 हफ्ते बाद देने पड़ेंगे। सायरा और उसकी माँ तैयार हो गई। अगले दिन सायरा ने उस ढोंगी बाबा को पैसे दिए और बाबा ने उसे 3 ताबीज़ अब्दुल के तकिए के भीतर रखने के लिए दे दिए और 7 ताबीज़ सायरा को देते हुए बोला, ये ताबीज़ पानी में डालकर एक एक करके 7 दिन तक पी लेना, और हाँ, जब तक काम पूरा ना हो जाए तुम अपने शौहर के पास बिल्कुल मत सोना। अब सायरा और उसकी माँ को पूरा भरोसा हो गया था कि अब्दुल उनका कहना मानेगा और वह घर हमारे नाम कर देगा।
सायरा ने अब्दुल से बात करना बंद कर दिया। अब्दुल जब भी सायरा से बात करने की कोशिश करता तो वह एक ही जवाब देती, पहले यह घर मेरे नाम करो, जब तक तुम मेरी बात नहीं मानोगे मेरे साथ बात मत करना और ना ही मेरे पास आना। अब्दुल ने सायरा को समझाने की पूरी कोशिश की, हमारे इस झगड़े में बच्चों पर गलत असर पड़ रहा है, मेहरबानी करके यह झगड़ा बंद कर दो, पर सायरा ने उसकी एक बात भी ना सुनी। इस झगड़े से अब्दुल का कारोबार भी दिन ब दिन बिखरता जा रहा था। अब्दुल ने सोचा क्यों न सायरा के नाम वसीयत कर दूं, वह भी खुश हो जाएगी। और उसने अगले दिन सायरा से कहा, मैं तुम्हारे नाम वसीयत कर देता हूँ, इसके बाद तो तुम खुश हो जाओगी। यह सुनकर सायरा बोली, ठीक है, मैं कल वकील को बुला लेती हूँ, तुम मेरे नाम वसीयत कर दो। अब्दुल यह सुनकर खुश हो गया कि अब झगड़ा ख़त्म हो जाएगा, और उसने मोहब्बत भरी नज़रों से सायरा को देखा और अपनी बाहों में भर लिया। सायरा एक ही झटके में अब्दुल से अलग होते हुए बोली, पहले वसीयत तो करो, उसके बाद मेरे पास आना। अब्दुल खुश था कि एक ही दिन की तो बात है, वह कल सायरा के नाम वसीयत कर देगा तो फिर उससे ढेर सारा प्यार करेगा। पर अब्दुल इस बात से अनजान था कि कल क्या ड्रामा होने वाला है। सायरा ने जब अपनी माँ से इस बात का जिक्र किया तो वह झट से बोली, बाबा जी के ताबीज़ का असर हो रहा है, इस बारे में पहले बाबा जी से बात करते हैं, उसके बाद कोई फैसला लेना। जब वह वसीयत के लिए तैयार हो गया तो जल्द ही तुम्हारे नाम घर करने के लिए भी तैयार हो जाएगा, बस तुम थोड़ा सब्र करो। उन्होंने जब बाबा से इस बारे में बात की तो उन्होंने यही बोला, एक हफ्ते में इतना असर हो गया है, तुम बाकी रकम लेकर मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें कल और ताबीज़ देता हूँ, 7 बकरों की कुर्बानी भी देनी है, फिर देखना तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। अगले दिन सायरा ने अपनी बाहें अब्दुल के गले में डालते हुए कहा, वकील कल आएगा जानू, तुम अभी काम पर जाओ, रात में बात करते हैं। अब्दुल के जाते ही दोनों माँ बेटी ने अब्दुल के रखे हुए पैसों से बाकी पैसे भी उठा लिए और उस ढोंगी बाबा के पास पहुँच गईं। बाबा ने उनसे पैसे लिए और ताबीज़ देते हुए कहा, अभी 7 दिन का और इंतज़ार करो, उसे अपने पास बिल्कुल मत आने देना। इसी बीच अगर वह तुम्हारा कहना मान ले तो जल्दी उस काम को अंजाम दे देना, उसके बाद ही अपने आप को छूने देना। शाम को जब अब्दुल घर आया तो मौका देखकर उसे सायरा को अपनी बाहों में जकड़ लिया। सायरा झल्लाते हुए फ़ौरन अलग हो गई। उसकी आवाज़ सुनकर माँ भी वहाँ आ गई और अब्दुल को बुरा भला कहते हुए बोली, क्यों मेरी लड़की को परेशान करता रहता है, जब इसने मना कर दिया है तो क्यों इसके कमरे में आता है। अब्दुल यह सब देखकर हैरान था, पर वह कुछ बोल ना सका और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। अगले दिन वकील आया तो सायरा ने अब्दुल को फ़ोन करके घर बुला लिया। अब्दुल ने वकील से कहा, मुझे अपनी बीवी सायरा के नाम वसीयत बनानी है कि मेरे मरने के बाद यह घर मेरी बीवी को मिले। इस पर सायरा और उसकी माँ बिफर गईं। सायरा बोली, कोई वसीयत नहीं, क्या पता कि तुम बाद में बदल जाओ, घर मेरे नाम पर करो। अब्दुल इस बात के लिए तैयार नहीं हुआ। अब्दुल ने सायरा को काफ़ी समझाया, उसके हाथ जोड़े, पैर पकड़े और अपने मासूम बच्चों का वास्ता दिया, लेकिन सायरा अपनी जिद पर कायम रही और उसने अब्दुल की एक ना सुनी, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि बाबा जी उसका दिमाग ज़रूर बदलेंगे और यह घर उसका हो जाएगा। इसी बीच सायरा की मुलाकात अपने पहले आशिक से हो गई, जो शादी से पहले उससे प्यार करता था। सायरा अपनी माँ की मौजूदगी में ही उससे मिलने जाने लगी, क्योंकि वह आशिक उसकी माँ की दूर की बहन का बेटा था। उसकी माँ भी उसे पसंद करती थी, मगर गरीब होने की वजह से इन दोनों की शादी ना हो पाई थी। अब्दुल इस बात से अनजान था, वह इसी उम्मीद में था कि एक न एक दिन सायरा को अपनी गलती का एहसास होगा, लेकिन अब्दुल का ऐसा सोचना गलत था। सायरा अपने उस आशिक के साथ खुश थी जो उसका ही हम उम्र और खूबसूरत था। अब तो सायरा अब्दुल की सूरत भी देखना पसंद नहीं करती थी। वह तो इस ताक में थी कि किसी तरह एक घर मिल जाए, फिर इसे बेचकर ज़िंदगी की नई शुरुआत करे। अब्दुल काफ़ी हताश हो चुका था। आखिर वह दिन भी आ गया जब अब्दुल ने अपना घर सायरा के नाम कर दिया। घर नाम होते ही सायरा और उसकी माँ की खुशी का ठिकाना ना रहा। अब तो सायरा का आशिक खुलेआम उसके घर पर आने लगा। अब्दुल कुछ बोलता तो माँ बेटी उसे धमका देती थी। अब्दुल अपना दिमागी संतुलन खो रहा था। वह तो सायरा की याद में गुम रहता, लेकिन सायरा उसे कोई भाव न देती। आखिर सायरा और उसकी माँ ने एक नया दांव चला। उन्हें किसी भी कीमत पर अब्दुल से छुटकारा चाहिए। जब आस पड़ोस के लोग सायरा को समझाते तो वह उनसे बोलती कि अब्दुल नामर्द है,
अब्दुल इन सब बातों से अनजान पागलों की तरह ज़िंदगी गुजार रहा था। उसकी इस हालत के बारे में जब अब्दुल के भाइयों को पता चला तो वे उसे लेने मुंबई आ गए। उन्होंने सायरा से बात की तो वह तपाक से बोली, मैं एक नामर्द के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती, मुझे इससे तलाक चाहिए। अब्दुल ने जब यह सुना तो वह दंग रह गया। कुछ ही दिनों में अब्दुल और सायरा का तलाक हो गया। अब्दुल के भाई उसे और उसके बच्चों को गांव ले आए। धीरे धीरे अब्दुल की तबीयत में सुधार आने लगा। अब उसे अपने बच्चों की फिक्र थी, वह उनके लिए कुछ करना चाहता था। एक दिन अब्दुल के पार्टनर का फ़ोन आया और उसने उससे वापस मुंबई आने को कहा। अब्दुल वापस मुंबई आ गया। उसके पार्टनर ने उसकी दुकान और बचत उसे दी और काम संभालने को कहा। इधर सायरा वह घर बेचकर कहीं और चली गई थी, उसका कुछ पता नहीं था। वैसे उड़ती उड़ती खबर अब्दुल को भी मिलती रहती थी। अब्दुल के दोस्तों ने मिलकर उसकी दूसरी शादी एक बेवा औरत से करवा दी, जिसके 2 मासूम बच्चे थे और कुछ ही दिनों में अब्दुल अपने बच्चों को भी ले आया। अब्दुल ने कड़ी मेहनत की और एक छोटी सी खोली खरीद ली। वह अपने बीवी बच्चों के साथ बेहतर ज़िंदगी गुजारने लगा और एक दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करने लगा। उधर सायरा और उसके आशिक ने सब पैसे घूमने फिरने में उड़ा दिए और जब सब पैसे खत्म हो गए तो वह सायरा और उसकी मां को छोड़कर चला गया, क्योंकि उसने सायरा से शादी नहीं की थी। वह तो केवल दौलत के लालच में उसके साथ रह रहा था। सायरा और उसकी मां को अब खाने के भी लाले पड़ने लगे और मजबूर होकर दोनों माँ बेटी को दूसरे के घरों में साफ सफाई का काम करना पड़ रहा था। फिर एक दिन अचानक ऐसी घटना घटी जिसने सायरा को अपाहिज बना दिया। उसे लकवा मार गया था। सायरा अब बिस्तर पर पड़ी सोचती रहती है कि अगर वह ढोंगी बाबा के चक्कर में और अपनी माँ के चक्कर में ना पड़ती तो यह हालत ना होती। सायरा की माँ ने एक दिन अब्दुल को फ़ोन किया और सारी बातें बताईं। अब्दुल उनके बताए हुए पते पर सायरा से मिलने गया। वहाँ का नज़ारा देखकर अब्दुल का दिल रो पड़ा। सायरा सूख कर कांटा हो चुकी थी। वह एक जिंदा लाश बनकर पलंग पर पड़ी थी। उसकी एक गलती ने हंसता खेलता परिवार बर्बाद कर दिया था। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? लाइक करें, कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।